Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with Avi. तो आज हम लोग खोटा के सेक्शन में डाह नाटक का अध्ययन करने जा रहे हैं और डाह नाटक को पढ़ने से पहले हम लोग डाह नाटक की वास्तविक समझ विकास कर लेंगे। वास्तविक समझ को हम लोग सार संग्रह के रूप में अध्ययन कर लेंगे। फिर लाइन बाय लाइन एक एक लाइन हम लोग डाह नाटक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पात्र परिचय पहले कर लेते हैं, फिर डाह नाटक पर हम लोग चले जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। मेन टारगेट ये है कि भैया एक भी प्रश्न एग्जाम में चाहे जैसे भी मोड़ ले, आपका प्रश्न नहीं छूटनी चाहिए, आपकी प्रश्न नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, चलो जी डाह नाटक, इसकी पहले पूर्ण रूप से पात्र परिचय कर लेते हैं, फिर इसका जो भी नाटक के अंदर खेल हुआ है वो सारा खेल और सार संग्रह और वास्तविक समझ हम लोग डेवलप कर लेंगे। फिर जाकर के एक एक लाइन हम लोग डाह नाटक को पढ़ेंगे तो कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे ना, सब पे एक एक लाइन पर जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम MCQ लेके आएंगे और वो MCQ सीधा आपको लगेगा जैसे हम बहुत पूर्ण रूप से अध्ययन करके परिचित हैं, आपका एग्जाम में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो डाह नाटक है ना, मुख्य पात्र। इस डाह नाटक में देखा जाए तो मुख्य रूप से जो बात दिया है वो कौन दिए हैं, लेखक सुकुमार। अर्थात इस नाटक का जो लेखक है, डाह नाटक का लेखक है आपका, लेखक कौन है, सुकुमार। ये प्रकाशक यदि देखा जाए कि प्रकाशक के रूप में श्रीमती मूर्ति देवी के द्वारा कहा जाए तो ये प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है कि श्रीमती मूर्ति देवी के द्वारा प्रकाशक किया गया था। प्रथम संस्करण 1992 ईस्वी और द्वितीय संस्करण आपका है 2010 ईस्वी। द्वितीय संस्करण है आपका 2010 ईस्वी, है ना। मुख्य पृष्ठ चित्रकार दिनेश दिनमणि सर हैं आपके, दिनेश दिनमणि सर। और भूमिका लेखक आपका शिवनाथ प्रमाणिक जी है, शिवनाथ प्रमाणिक जी हैं। इसकी समीक्षा यदि देखा जाए तो डॉक्टर A.K. झा जी हैं, समीक्षा डॉक्टर A.K. झा जी हैं। और पहला नाटक खेला गया था बसंत पंचमी 1984 में, बसंत पंचमी 1984 ईस्वी को। नाटक जो करने वाले थे बसंत पंचमी 1984 में नवीन बाल समिति जोहार राष्ट्रीय भेंडरा सदस्य, जोहार राष्ट्रीय भेंडरा सदस्य के लोग ये क्या किए थे, आपका नाटक खेले थे। वो कब खेले थे, 1984 ईस्वी को। कब खेले थे, 1984 ईस्वी को। अब इस नाटक में हम लोग पात्र अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग शामिल थे जिसमें ये पात्र था, है ना, ये पात्र था। कौन कौन से लोग शामिल हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पुरुष पात्र के रूप में देखा जाए, पुरुष पात्र के रूप में देखा जाए जो मर्द पात्र हैं, विवेक नायक के रूप में है आपका। विवेक आपका कौन है, नायक है। विवेक आपका क्या है भैया, नायक है। शेखर जो है वो विवेक का छोटा भाई है। शेखर क्या है, विवेक का छोटा भाई। सेठ रेवती प्रसाद, रेवती इंजीनियर वर्कर्स का मालिक। एक कहा जाए तो फैक्ट्री चल रहा है और उस फैक्ट्री का जो मालिक है वो रेवती प्रसाद है। ठीक है, इंजीनियरिंग वर्कर्स फैक्ट्री यदि कहा जाए, रेवती इंजीनियरिंग जो फैक्ट्री का नाम है उसका मालिक कौन है आपका, रेवती प्रसाद, सेठ रेवती प्रसाद। ठीक है। ध्रुव सिंह, रेवती इंजीनियर वर्कर्स का मैनेजर, मैनेजर के रूप में यहाँ पर ध्रुव सिंह जो है वो मैनेजर हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न सीधा पूछ सकता है कि रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स में मैनेजर का कार्य किनके हाथ में था, तो आपका किनके हाथ में है, ध्रुव सिंह। विराट एगो चलबजिया लड़का, विराट एगो चलबजिया आदमी है, किस प्रकार से है अभी तुरंत हम लोग क्या करेंगे ना, नाटक को समझ लेंगे। विराट एगो चलबजिया लड़का है, चाल खेलता है, एक जलनशील है, ईर्ष्यालु टाइप का आदमी है, कौन, विराट। ठीक है। जग्गा कारखाना सुपरवाइजर, जग्गा जो है आपका कारखाना का सुपरवाइजर है। जग्गा कौन है, कारखाना का सुपरवाइजर। गुप्ता जी एगो सरकारी वकील है। यहाँ पर कोर्ट कचहरी का भी काम होगा तो उसमें से आपका गुप्ता जी जो है वो सरकारी वकील के रूप में हैं। और कहा जाए आपका बख्शी जी,
बख्शी जी भी है, वो भी वकील का काम करता है, लेकिन दूसरे पक्ष का वकील है आपका कौन, बख्शी जी, और सरकारी वकील कौन है, गुप्ता जी। यहाँ से पात्र परिचय से प्रश्न यदि रहेगा तो आपको सीधी पकड़ में आ जाएगा, यहीं से वो उठाएगा, ठीक है, यहीं से वो उठाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग महिला पात्र में, यानी स्त्री पात्र में कौन कौन है। रचना है आपका विवेक की बहू, विवेक की पत्नी आपका जो है वो कौन है, रचना। और भावना जो है वो विराट की पत्नी है। भावना आपका कौन है भैया, विराट की पत्नी। ये था पात्र परिचय आपका डाह नाटक में, ये था आपका पात्र परिचय में डाह नाटक में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण रूप से डाह नाटक को यहाँ समझ लेते हैं कि डाह नाटक में क्या क्या हुआ था और किस प्रकार से चला था। डाह नाटक को हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि डाह नाटक में क्या क्या चला। डाह का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या। डाह का मतलब हुआ है जलन, ईर्ष्या, नेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिविटी। इस डाह नाटक में देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका विवेक है और शेखर, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों सगे भाई हैं, ये दोनों अपने भाई हैं। ये दोनों भाई क्या करते हैं, अपने अपने कामों को ईमानदारी से करते हैं और दोनों प्रगति कर रहे हैं, दोनों प्रगति कर रहे हैं। विवेक इसी कारखाना में काम करता है, रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स कारखाना में काम करता है, और ये काम करते करते ईमानदारी से कहा जाए तो सुपरवाइजर से प्रमोशन होके किस में चला जाता है, फॉरमैन बन जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, सुपरवाइजर से प्रमोशन करके आपका विवेक क्या बन गया, फॉरमैन बन गया, ठीक है। और उसका छोटा भाई जो शेखर है, और उसका छोटा भाई जो शेखर है भैया, वो किसान का काम करता है। वो क्या कर रहा है, किसान का काम करता है। और किसान का काम करते करते ये भी खेती बाड़ी बहुत ईमानदारी तन मन धन से करता है, और इसमें भी वो प्रगति करके एक जोड़ा बैल ले लेता है और खेती करने का पटावन मशीन ले लेता है। क्या करता है भैया, पटावन मशीन ले लेता है, और कहा जाए तो बैल भी खरीद लेता है। इस प्रकार से दोनों भाई ईमानदारी से काम करके आगे प्रगति के रास्ते पर थे। तो आज के ज़माने में भी आपको देखने को मिल जाएगा गांव घरों में कि जब कोई अच्छा से प्रगति करने लगता है तो उसके घर को किस प्रकार से उस लोगों को समाज के द्वारा तोड़कर उसको बर्बाद करने का कोशिश किया जाता है। यही खेल डाह नाटक में, ईर्ष्यालु में, जलनशील लोगों के द्वारा इसी नाटक में, डाह नाटक में यही आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है, ये दोनों भाई प्रगति कर रहे हैं, और यहाँ पर एक चलबजिया आपका पात्र के रूप में था। चलबजिया कौन, विराट। विराट आपका एक चलबजिया लड़का है जो क्या चाहता है कि किसी भी प्रकार से हम इस दोनों भाई का जो प्रगति हो रहा है इसको क्या करें, हम रोक दें, इसको क्या करें, हम तोड़ दें, इसको क्या करें, हम बर्बाद कर दें। इसके पीछे विराट का कारण छुपा था उस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में वो रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स फैक्ट्री जो कारखाना में काम कर रहा था। तो विराट जो है वो विवेक से नीचे काम करता है। विराट जो है वो विवेक से नीचे काम करता है, विवेक से नीचे काम करता है। और विराट एक तरह से कहा जाए तो जुआड़ी है, नशेड़ी है, और गलत कामों में वो संलिप्त रहता है, या सामाजिक इंसान है विराट। और ये 15 दिन काम करता है, मुश्किल से 15 दिन, उससे भी कम करता है। और जब 30 दिन हो जाता है तो अपना पैसा लेने के लिए कहा जाए तो कारखाना पहुंच जाता है, अपना पैसा लेने के लिए कारखाना पहुंच जाता है। और उसी कारखाना में आपका सुपरमैन से फॉरमैन प्रमोशन करके आपका कौन बना था, विवेक। और विवेक हाजिरी बनाने का काम वहाँ पर करता था, और इसी में जब ये एब्सेंट करता है विराट तो विवेक उसका हाजिरी काट देता है। विवेक क्या कर रहा है, विराट का हाजिरी काट देता है। जब विराट का हाजिरी काट देता है तो विराट और विवेक के बीच में कहासुनी हो गया। विराट और विवेक के बीच में क्या हो गया, कहासुनी। कहासुनी का मतलब हुआ विवेक और विराट के बीच में दुश्मनी हो गया, और विराट इसको उल्टा धमकी भी दे देता है विवेक को कि हम तुमको देख लेंगे, किसी ना किसी रूप से, जैसे भी होगा तुमको देख लेंगे, अर्थात तुमको हम क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे, तुमको हम क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। इसी तरह से डाह नाटक नाम रखने के पहले ये ईर्ष्यालु भावना को रखते हुए ही नाटक का नाम डाह रखा गया।
डर रखा गया। तो विराट ये कहता है विवेक को कि हम तुमको क्या करेंगे भैया, देख लेंगे। देख लेंगे कहने का मतलब हुआ कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे। और इसी बर्बाद करने को ध्यान में रखते हुए उसका भोला भाला सीधा भाई शेखर जो है इसको बहकाने लगता है ना, कहा जाए तो भड़काने लगता है भाई के विरोध में, विवेक के विरोध में, विवेक के विरोध में। और उसे भड़काने का काम, उसे एक तरह से कहा जाए और मतलब बर्बाद करने का काम विराट का एक दोस्त है जग्गा, जो कारखाना का सुपरवाइजर भी है। जग्गा ये भी साथ देता है विराट को कि ठीक है तुम क्या करो, किसी भी प्रकार से विवेक और शेखर के बीच में ये दोनों ऐसी लड़ाई करा दो कि दोनों तरह कहा जाए कि दोनों भाई में फूट हो जाए और दोनों आपस में लड़ मरे और दोनों क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो ये काम विराट करता है और उसका दोस्त जग्गा भी विराट को साथ देता है। दोनों क्या करता है, जग्गा भी विराट को साथ देता है। होता क्या है, दोनों भाई के बीच बहुत तालमेल, बहुत मधुर प्रेम से ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन जब विराट और जग्गा दोनों शेखर को बहकाने लगता है, बर्बाद करने लगता है, तो शेखर अपने भाई पर शंका करने लगता है और ये दोनों भाई के बीच में मनमुटाव पैदा कर देता है। और मनमुटाव पैदा करने के बाद दोनों भाई के बीच में जिस तरह से पहले चल रही थी वो स्थिति खराब हो जाती है। और शेखर को यहाँ तक भी विराट कह देता है कि जितनी भी घर की संपत्ति है, जितनी भी घर की ज़मीन जायदाद है, जितने भी पेपर कागजात हैं, वो सभी कागजात पेपर आपका जो है सो तुम्हारा नाम से हटा करके अपनी पत्नी का नाम रचना के नाम पर कर दे रहा है। रचना के नाम पर कर दे रहा है। कौन, विवेक जो है सो रचना के नाम पर कर दे रहा है। तुम बहुत बड़ा मूर्ख हो, तुम बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी हो, तुम अभी दुनिया देखे नहीं हो। और तुम्हारा जो भाई है विवेक, वो तुमको घर के अंदर इसलिए रख रहा है ताकि तुम घर के अंदर ही रह सके, आगे दुनिया ना देख सके। इस प्रकार से शेखर भी भोला भाला विश्वास हो जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई आगे चलने लगती। जब दोनों के बीच में लड़ाई आगे चलने लगती है, दोनों भाई आपस में कहा जाए तो लड़ जाते हैं और लड़ते लड़ते इस तरफ आ जाते हैं कि कोर्ट तक की बातें चली जाती हैं। कोर्ट तक ये बातें चली जाती हैं। कोर्ट तक बातें किस प्रकार से जाती हैं, कोर्ट तक बातें चली जाती होती क्या है कि शेखर को बहका के फुसला के विराट कहता है कि तुम्हारे घर में जो बंदूक है, तुम्हारे घर में जो बंदूक है, उस बंदूक को क्या करना, विवेक को तुम मार देना, उस बंदूक से विवेक को मार देना। इसी के दरमियान में ये आपका विराट जो है वो चाहता है कि जब शेखर बंदूक तानेगा विवेक पर, उसी समय वो घात लगा के रखता है और अपना पिस्तौल से विवेक की हत्या कर देता है। विवेक की हत्या कर देता है। कौन विवेक की हत्या करता है, विराट। ध्यान रखिएगा, विवेक की हत्या उसका छोटा भाई शेखर ना करके विवेक की हत्या विराट के द्वारा अपना पिस्तौल से करता है। और शेखर के हाथ में बंदूक रहता है, शेखर के हाथ में बंदूक रहता है। शेखर को बंदूक चलाने की कोई ज्ञान नहीं है, वो चलाने नहीं जानता है। लेकिन इसी के बीच में जो ही अपने भाई पर कहा जाए तो मनमुटाव की वजह से अपने भाई पर बंदूक तानता है, इसी में घात लगाकर विराट जो है सो विवेक को अपना पिस्तौल से मार देता है और विवेक की इस प्रकार से मौत हो जाती है। जब ये दोनों थाना के पास जाते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो इस समय क्या होता है, पासा पलट जाता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। होता क्या है कि विराट जो है सो शराबी है, नशेड़ी है, समाज में या सामाजिक इंसान है, तो इसका अपना पत्नी से भी नहीं बनता था। इसकी पत्नी कौन है, भावना। भावना से भी इसकी नहीं बनता था, किसका, विराट का। तो जिस पिस्तौल से विवेक का हत्या विराट ने किया था, उस पिस्तौल को भावना को देता है कि इसको वहाँ छिपा के रख देना कि अमराज भी खोजने आए तो उसको भी ना मिले, अमराज भी खोजने आए तो उसे भी यह पिस्तौल ना मिले। तो भावना अंतिम समय में क्या करता है कि भावना अंतिम समय में देखता है कि ये तो
बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और हम तो पति से अपने परेशान हैं कि बच्चे की इतनी दुर्दशा और दुख हो जाती है, हम भी उसमें से झेले हुए हैं और मेरा पति के द्वारा ही विवेक का हत्या हुआ है। तो सीधा कचहरी में जाता है, कोर्ट की कटघरे में जा कर के भावना सच्चाई को रख देता है कि विवेक की हत्या उसका भाई छोटा भोला भाई शेखर ने नहीं किया, जबकि उसकी हत्या विराट के द्वारा विराट के पिस्तौल से किया गया है। और ये पहचान जब हो जाती है तब जा कर के विवेक का हत्यारा विराट हो जाता है। और इस प्रकार से ये सामाजिक आधार पर डह नाटक आपका दुखांत रूप से समाप्त हो जाता है। तो गांव घरों में आज भी आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि कितने लोग ईर्ष्यालु हैं। ईर्ष्यालु लोग आज भी हैं, कभी भी दूसरे को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। आज भी ईर्ष्यालु लोग आपको गांव घरों में मिलेंगे। ये नाटक उस समय ये ज़्यादा प्रचलन में था, इसीलिए इस नाटक का नाम डह रखा गया। और आपके सुकुमार सर ने डह नाटक में वास्तविक सामाजिकता को रखने का कोशिश किया नाटक के माध्यम से। अब हम लोग क्या करेंगे, नाटक का हम लोगों ने सार पढ़ लिया कि किस प्रकार से दो भाई के बीच में मनमुटाव करवा दिया। मनमुटाव करवाने के बाद छोटा भाई किस प्रकार से बड़े भाई पर बंदूक तान दिया और इसी घात लगाकर विराट ने किस प्रकार से विवेक की हत्या कर दिया। और किस प्रकार से विवेक और शेखर के बीच में दोनों भाई को आपस में लड़ मरा के आपस में क्या करता है, वो घर को बर्बाद कर दिया। और जब बर्बाद कर देता है तो पता आखिरी में क्या होता है, आखिरी में आपका जाकर के जो शेखर है इसको एक वसीयतनामा दिया जाता है। शेखर को एक वसीयतनामा मिलता है, मतलब एक पेपर मिलता है कोर्ट के द्वारा, जिसमें भाभी जो इसकी रचना भाभी थी, भाभी जब ये पेपर देता है किसको, शेखर को, तो उसमें लिखा था कि जितनी भी संपत्ति जायदाद उस विवेक और शेखर के बीच में था वो उस समय सभी जो है उस पेपर पर सभी पर नाम किसका था, शेखर का। अर्थात जितनी भी कहा जाए जो भी घर की संपत्ति था, जो भी जमीन था, वो सभी किसके नाम पर कर दिया था, शेखर के नाम पर। किसके नाम पर कर दिया था, शेखर के नाम पर। जब इस बात को शेखर देखता है, जानता है, तब भाभी के चरण में झुक जाता है और झुकने के बाद अपने आप में आत्मग्लानि करता है कि कितने ईमानदार और सत्य भाई को हम दूसरे के बहकावे में आकर के क्या कर दिए, घर को हम बर्बाद कर दिए। घर को क्या किया, बर्बाद कर दिए। तो इसी नाटक को डह कहा गया कि जलन कितना बड़ा चीज़ होता है कि दूसरे को जलन बढ़ते देख के जलन पैदा होता है और वो घर को बर्बाद कर देते हैं। वो घर को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जब ये बात शेखर को पता चल गया कि सारी संपत्ति तो भाभी के नाम पर नहीं, मेरे नाम पर मेरा भाई कर दे रहा था, लेकिन हम ही गलत थे कि दूसरे के बहकावे में आ गए। और इस प्रकार से ये नाटक आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में नाटक को एक एक लाइन अध्ययन करेंगे। यही बात आपको सार के रूप में, सारांश के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, 11 दृश्य है, ध्यान रखिएगा। इस पूरे नाटक में 11 दृश्य है, 11 बार पर्दा उठता और गिरता है, 11 दृश्य। ठीक है, 3 अंकी नाटक है आपका। ये कहा जाए तो 3 खांधा में बटा हुआ है, मतलब बहुअंकी है। लेकिन उत्पाद सिपाही में सिलेबस के अनुसार एकांकी नाटक पढ़ना है हम लोग, एकांकी नाटक हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।